Today we will talk about kinematic equations for uniformly accelerated motion. आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि काइनेमेटिक इक्वेशंस होती क्या है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस की। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जो रिलेट करती हैं किसको? डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को, इनिशियल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन ए को और फाइनल वेलोसिटी वी को। ठीक है, तो जो इक्वेशंस इन सब चीज़ों को आपस में रिलेट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ऐसी इक्वेशंस को डिटरमाइन करके हम उस मोशन के बारे में उसका डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इक्वेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, दूसरा आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही क्यों हम डिटरमाइन कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? जहाँ पे कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि आपका ए कांस्टेंट ना हो, वो सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और अभी हम वो स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप उसे भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसी इक्वेशंस डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे जो कि रिलेट करती है डिस्प्लेसमेंट, टाइम, यू, वी एंड एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बेसिक जो पहले हमारे मोशन की इक्वेशन है, हमें उससे स्टार्ट करना होगा और वो क्या है? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे v क्या है? v क्या है यहाँ पे? आपकी फाइनल वेलोसिटी। और u की जगह यहाँ पे हमने वी नॉट यूज़ किया है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको नोटेशंस भी सब वहीं के मिलेंगे। ठीक है, और ए आपका एक्सेलरेशन है, टी आपका टाइम टेकन है। अब आप कहोगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई? तो ये इक्वेशन आई है जब हमने एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, ये इक्वेशन वहाँ से आई है। एक्सेलरेशन हमने क्या डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जा रहा था तो एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो डिफाइन किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी डिफाइन किया गया, नॉट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्योंकि ऐसा देखा गया कि डिस्टेंस के साथ ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफाइन करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब ये टी नॉट क्या है? ये है इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम को आप मान सकते हो कि ज़ीरो भी मान सकते हो, तो ज़्यादातर केसेस में ज़ीरो होता है, इसलिए हम इसे ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसे ज़ीरो मान लिया तो सॉरी, ये आपका एक बार क्या हो गया? वी माइनस वी नॉट बाय टी। ठीक है, और इसी को आप रीअरेंज करते हो तो क्या होगा? ए बार टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, और यहीं से आपका आ जाता है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जो आपकी बेसिक इक्वेशन है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बेसिक इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन से हम बाकी इक्वेशंस को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? हम ग्राफिकली इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस को। तो पहले हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो जी, हमने क्या किया? हमने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अब जितना मैथ्स आपने पढ़ा है इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और आपका ग्राफ किसके बीच में बनेगा? y और x के बीच में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हमने v और t के बीच में एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, v और t के बीच में एक ग्राफ बना दिया। अब सिंपल, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। तो जीरो पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। ठीक है,
उसके बाद जैसे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बार टी। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका मोशन है इस तरीके से, ये आपके पार्टिकल का मोशन है, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एरिया अंडर दिस कर्व, अगर आप v और t के बीच में एक ग्राफ बनाते हो, चाहे वो कैसा भी कर्व हो, उसके अंडर जो एरिया होता है वो आपको क्या बताता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। v इंटू टी, अगर आप इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे तो वो मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी। तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम, अगर हमें इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है तो हमें क्या डिटरमाइन करना होगा, हमें एरिया अंडर द कर्व डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ तक, टाइम t इज इक्वल टू 0 से इस टाइम तक जो कि हम t मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 0 टू t एरिया अंडर द कर्व हमें डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, अब एरिया अंडर कर्व फ्रॉम 0 टू t, अब देखते हैं ये कितना होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो एरिया अंडर द कर्व, कर्व क्या है ए बी, इसके नीचे जो आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने शेड कर रखा है, ये है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये जो शेडेड आपको दिख रहा है इसमें, ये है आपका एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू t। अब देखो, अगर हम इस एरिया को देखें, ये जो पूरा एरिया है ये दो पार्ट से मिलके बना है, एक है ये ट्राइंगल और एक है ये रेक्टेंगल। ठीक है, ट्राइंगल आपका क्या होगा, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और रेक्टेंगल आपका क्या होगा, ए ओ सी डी। रेक्टेंगल आपका होगा ए ओ सी डी और ट्राइंगल आपका होगा ए बी सी। तो हमें इन दोनों एरिया को ऐड करना है, और अगर हम इन दोनों एरिया को ऐड करते हैं तो हमारा ए बी के अंडर जो एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथ्स लगानी है कि ट्राइंगल का एरिया कितना होता है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, सबको पता है, हाफ बी इंटू एच। ठीक है, और रेक्टेंगल का कितना होता है, बी इंटू एच। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, अगर आप देखो तो इसका बेस कितना है, 0 टू टी, तो इसका बेस हो गया टी, और इसकी हाइट कितनी हो गई, वी माइनस वी नॉट। ठीक है, ये वी है ना आपका, ये वी है, ये वी नॉट है, इन दोनों को माइनस कर दो, आपकी ये वाली हाइट आ गई इस ट्राइंगल की। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस सॉरी, ये आपकी हाइट है और ये आपकी बेस है, तो बेस आपका टी हो गया और हाइट आपकी हो गई वी माइनस वी नॉट। ठीक है, अब आते हैं वी नॉट टी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी। ये तो सिंपल है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है वी नॉट, बेस कितना है टी। ठीक है, वी नॉट टी, ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, अभी बताया था लास्ट क्लास में, समझाया था कैसे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो ये जो हमने पूरा निकाला है एक्सप्रेशन, ये किसके इक्वल हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया है, x इज इक्वल टू हाफ v माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी। तो इसको याद रखना बहुत ईजी है, आप इस कर्व को ध्यान रखो, ये कर्व अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको ये एक्सप्रेशन भी याद रहेगा। ठीक है, ये जी आपने किया वी नॉट, ये आपने किया v, ये आपका होगा v माइनस वी नॉट, ये आपका हो गया t। तो ये कर्व क्या हुआ, रेक्टेंगल का एरिया वी नॉट टी और ट्राइंगल का एरिया हाफ वी माइनस वी नॉट इंटू टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे जो पहले मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी से v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, x वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी हो गई काइनेमेटिक इक्वेशन। ये काइनेमेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, और ये डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने ग्राफ यूज़ किया, ग्राफ की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम एक और इससे एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखो,
इसी को मैंने थोड़ा ब्रेक डाउन करके लिखा है यहाँ पे, वी t/2 माइनस v0t/2 और प्लस v0t। आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये प्लस v0t/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से लिखो तो ये आ जाएगा हाफ v प्लस v0 इंटू टी। ठीक है, तो x क्या हो गया, v बार टी, x क्या हो गया, v बार टी। और v बार यहाँ पे क्या है, v बार है आपकी एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब x, x आपका क्या था, x था हाफ v प्लस v0t/2। ठीक है, ये तो आ गया। अब हम t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। t हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, यहाँ से हमने t फाइंड आउट किया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे ही आपने सब्सटीट्यूट किया और v प्लस वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट कितना हो गया, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ये लो आपकी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, ये है आपकी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये आपकी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है। तो आपकी तीन इक्वेशंस आ गई, एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, एक फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, और तीसरी भी किस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए नहीं, आपस में किस तरीके से रिलेटेड है बस। अगर आपको ये तीनों इक्वेशंस पता हैं और आपको किसी पार्टिकल का मोशन डिटरमाइन करना है तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन मोर थिंग, अभी हमने क्या लिया, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे लेट से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू लेट से एक्स नॉट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है, तो क्या चेंज आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस एक्स नॉट से। ठीक है, अगर एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है तो आपको एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस एक्स नॉट से, और आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी ये v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को आपने रिप्लेस किया x माइनस एक्स नॉट से, तो एक आपका x नॉट का फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया x माइनस एक्स नॉट से, तो ये x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, अभी हमने ये कैसे किया, ये हमने एक ग्राफ की हेल्प से किया, बहुत ही सिंपल इक्वेशन का ग्राफ बनाया और उसको यूज़ करके हमने ये सारी इक्वेशंस डिटरमाइन कर ली। ठीक है, लेकिन आपको सारे मेथड आने चाहिए ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं इक्वेशंस को डिटरमाइन करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलस। मेथड ऑफ कैलकुलस जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके यूज़ करके हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिटरमाइन करेंगे। अब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बस आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि 11th में आपको उतना नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ये तो आपको पता ही है। अब हमने क्या किया, हम डी टी को उधर ले गए, डी वी को उधर ले गए, और हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। ये दिख रहा है आपको, इंटीग्रेट कर दिया डी वी को यहाँ से यहाँ तक, और डी टी को हमने टी नॉट से टी किया, और डी वी को हमने वी नॉट से वी किया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कि लेट से ये ज़ीरो से टी है और आपने इसका स्मॉल इंटरवल ले लिया डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि आप इस स्मॉल इंटरवल को सम आउट कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपने लिमिट लगा दी कि ज़ीरो से टी तक करना है, तो सिंपल इंटीग्रेशन में ये होता है टी, और जो भी आपने लिमिट लगाई है उसकी लोअर एंड अपर लिमिट होती है, और ऐसे हम लगाते हैं, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो जाएगा, मतलब जितनी भी है, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा, वरना टी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, तो टी आ गया। बस यही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी माइनस वी नॉट हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, टी माइनस टी नॉट। तो इसको इंटीग्रेट किया तो वी माइनस वी नॉट आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो टी माइनस टी नॉट आ गया। अब टी नॉट जो है उसको हम लेट से ज़ीरो ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इनिशियली टाइम ज़ीरो ही होता है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि उसको
बहुत कम ही होगा कि ऐसा दिया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो हो, यहाँ पे कुछ टाइम हो भी सकता है। ठीक है, तो अभी हम ज़ीरो मान रहे हैं। अभी आपने ज़ीरो माना और ये इक्वेशन आ गया आपके पास। थोड़ा रीअरेंज किया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, ये आ गई आपकी फर्स्ट कायनेमेटिक इक्वेशन। सिंपल। ठीक है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इंटीग्रेट कर दिया, आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स आपको डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है, वी डी टी, फिर उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दो, बस आपको यही करना है। लिमिट लगाओगे, लिमिट कैसे लगाओगे, एक्स नॉट से एक्स, जीरो से टी। ठीक है, जब आप डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कैच है, यहाँ पे क्या कैच है कि v जो है वो खुद t पे डिपेंडेंट है, तो ये हमने लिख दिया v को v नॉट प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब t को जब भी इंटीग्रेट, dt को जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो t ही आता है, और t को करेंगे तो मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो t आता है, और अगर t है तो टी स्क्वायर बाई टू आता है। ठीक है, तो ये आपने किया तो आपका आ गया v नॉट टी, ये आपका आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका x क्या हो गया, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, और ये आपकी दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन, किससे, इंटीग्रेशन कैलकुलस से। ठीक है, अब आते हैं हम, अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी को अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, डी एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सिंपल लैंग्वेज में डी एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, डी एक्स यहाँ पे, डी एक्स यहाँ पे। अब देखो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, ये आ गया v, और डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, डी एक्स इधर चला गया, ये डी एक्स इधर चला गया, ए डी एक्स वी डी वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया एक्स नॉट से एक्स, वी नॉट से वी, ये तो सिंपल हो गया, बताया था आपको, एक्स माइनस एक्स नॉट हो गया, और जब भी v है अगर डी वी के रिस्पेक्ट में तो वो होता है वी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय टू। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर t की पावर n है और आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वो क्या आता है, t की पावर n। ठीक है, t, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो कि अगर dt है तो आपका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा t, और अगर t dt है तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करा, रीअरेंज करते ही आप देखोगे वही इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई अनदर काइनेमेटिक इक्वेशन, एक और काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ पे कि आपकी तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस किससे आ गई, कैलकुलस को यूज़ करके या इंटीग्रेशन को यूज़ करके। पहला वाला जो हमने किया था वो किससे आई थी, ग्राफ को यूज़ करके, लेकिन काइनेमेटिक इक्वेशंस वही हैं, तो आप उसको किसी से भी डिटरमाइन कर सकते हो, या कोई भी तरीका है जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये इक्वेशंस हमेशा याद भी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, ताकि अगर आप कभी भूल जाओ तो आप उसे तुरंत ही आप उसे डिराइव कर लो। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि ये काइनेमेटिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये काइनेमेटिक इक्वेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको यूज़ करके पहली चीज़ तो ये रिलेट करती हैं डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को, और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हीं को यूज़ करके आपस में यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का मोशन, मोशन मतलब वेलोसिटी, टाइम, ये सब हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं इक्वेशन को और थोड़ा समझने के लिए इनके क्या यूजेस हैं, हम एक एग्जांपल लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेंगे और ये सॉल्व प्रॉब्लम ही है आपकी एनसीईआरटी की। तो अब हम देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसे है, प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमने एक बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, वर्टिकली, मतलब हमने ऊपर फेंक दिया।
ठीक है, ऊपर फेंक दिया, अपवर्ड्स लिखा हुआ है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स। किस वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। कहाँ से? फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से। देखो ऐसे समझ गए, ये आपकी बिल्डिंग है, यहाँ से आपने एक बॉल को फेंक दिया, समझ आ गया? अब देखो ध्यान से देखना क्या लिखा है। वर्टिकली अपवर्ड्स हमने फेंका, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब हम यहाँ से फेंक रहे थे तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज ड्रॉन, जहाँ से हमने उस बॉल को फेंका उसकी हाइट कितनी थी उस पॉइंट की? ग्राउंड से उसकी हाइट थी 25 मीटर। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने एक वेलोसिटी के साथ एक बॉल को एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंका और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 25 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वो बॉल कितना ऊपर तक जाएगी। ठीक है, कितना ऊपर तक जाएगी, और उसके बाद जब तक वो नीचे गिरेगी तब तक कितने टाइम में वो नीचे गिरेगी। ठीक है, बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम ट्रैवल करेगी जब वो नीचे गिरने से पहले तक। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 क्यों लेते हैं, 9.8 क्यों नहीं लेते? क्योंकि इससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाती है ना। ठीक है, तो इसलिए आपको 10 ही मिलेगा ये ज़्यादातर, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, वरना आपको बहुत ज़्यादा आप मल्टीप्लिकेशन और उसमें फंस जाओगे। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है जहाँ से हमने बॉल को फेंका। 25 मीटर इसकी हाइट है, आपने बॉल को फेंक दिया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी 20। ठीक है, अब देखो जब वो नीचे आ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो V0 हो गया 20। ए कितना होगा? असलरेशन। असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जब जाता है तो वो होता है पॉजिटिव, और नीचे जब आता है तो वो होता है नेगेटिव। तो इसलिए हमारी असलेशन माइनस में होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपने बॉल को तो फेंक दिया, बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, तो ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? y। ठीक है, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? बॉल कितना ऊपर तक गई, मतलब ये डिस्टेंस जो कि है y-y0। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि बॉल कितना ऊपर तक गई उस पॉइंट से। सिंपल है, अब हम अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन पे आएंगे। हमें v भी पता है, हमें v0 भी पता है, हमें एक्सेलरेशन भी पता है। v0 कितनी है? हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब बॉल ऊपर जाएगी तो ऊपर आके फिर नीचे जब आएगी तो वो कितनी होगी? वी कितना होगा? 0, और V0 कितना होगा? 20। ठीक है, फिर 2a y-y0। अब असलरेशन कितनी है? -10। ठीक है, वी हमने 0 पुट कर दिया, V0 हमारा 20 है, और माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो गया, 2 -10 यहाँ पे पुट किया, y-y0। सिंबल कट कुटा के आपका आ गया 20 इज इक्वल टू y-y0। इसका मतलब बॉल कितना ऊपर आएगी? जाएगी 20 मीटर तक बॉल ऊपर जाएगी। सिंपल। ठीक है, बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। साइन का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें, साइन का ध्यान रखोगे तो आंसर सही आएगा। अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है, ये वो, तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम ट्रैवल करेगी वो नीचे आने तक। ठीक है, मतलब टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी फाइंड आउट करना है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाली काइनेमेटिक इक्वेशन की y-y0 इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बताया था आपको V0 कितना है? 20। ए भी हमें पता है कितना है? -10। टी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और y-y0 तो पता ही है कितना। y कितना गिवन? y-y0 कितना आया था? पहले वाली हमने उसमें किया था ना, 20 आया था पहले वाले पार्ट में। तो ये भी हमें पता है 20, सब कुछ हमें पता है, ये हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। साइन का ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और हमारे पास एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती ही है, हमें सॉल्व किया, हमें टी मिल गया 2 सेकेंड। ठीक है,
तो नीचे आने तक वो कितना टाइम ट्रैवल करेगी बॉल? 2 सेकेंड टाइम ट्रैवल करेगी। देखो, हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इतना ईजी होगा नहीं जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप कई बार क्या करोगे, कई बार आप इसके साइन में दिक्कत कर दोगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन था, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में साफ लिखा था वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और इतनी वेलोसिटी है, ये है वो है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव। ध्यान बस इतना रखना है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। आपको थोड़ी यूनिट्स का भी ध्यान रखना होगा। जी आपको ध्यान रखना है 10 लेना है और माइनस में ही होगा क्योंकि वो नीचे जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा, आप कुछ भी समझते रहे, तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव किया, दो मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा कैलकुलस के मेथड से। उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम ली और उसको समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।